गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बिजनेस स्टडी में वैश्विक उपक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, वैश्विक उपक्रम यानी ऐसे उपक्रम या ऐसी कंपनियां जो किसी एक जगह व्यापार ना करके कई देशों में फैली रहती हैं, ऐसी कंपनियों को हम वैश्विक उपक्रम के अंदर शामिल करते हैं। अब इसके बारे में समझ लें, बुक्स में क्या बताया गया है इसका। वैश्विक उपक्रम, वैश्वीकरण उस प्रक्रिया विधि को कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर अपनी गतिविधियों का विस्तार कर लेता है। इसका मतलब है कि कोई भी उपक्रम जो होता है, जो कंपनी या संस्था है, वो एक जगह व्यापार ना करके कई देशों में फैली रहती है, तो उसको हम किस उपक्रम में शामिल करते हैं? वैश्विक उपक्रम में। ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती है। यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने व्यापक स्तर पर इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। वैश्वीकरण की अवधारणा का आशय माल, सेवाओं और संसाधन का प्रवाह राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर ले जाना है। यानी वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम अपने वस्तुओं को, हम अपनी सेवाओं को और इन संसाधनों का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक की सीमाओं तक, मतलब अपने देश की सीमाओं से बाहर ले जाना, यानी एक देश से दूसरे देश में जाना। एक ऐसी अनुपूरक संगठन संरचना का निर्माण करना है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि एवं व्यवहार के प्रबंधक तथा विस्तार का कार्य कर सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां फर्म और वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अपने व्यवसाय का संचालन करती हैं। तो इसका जितना मैं टॉपिक पढ़ा, उसका सार यही है कि वैश्वीकरण मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई भी फर्म, कोई भी उपक्रम अपने देश की सीमा तक ना रहे, देश की सीमाओं से बाहर जाकर जब वो व्यापार करती है तो उसको हम वैश्विक उपक्रम में शामिल करते हैं। इसमें हम सेवाओं को शामिल कर सकते हैं, संसाधनों को शामिल कर सकते हैं और माल को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उसको हम वैश्विक उपक्रम कहते हैं। अब वैश्वीकरण में किन बातों पर बल दिया जाता है? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार होता है, यानी एक ही किसी देश की वस्तु सभी देशों में मिलने लगती हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार होता है। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय बहाव में वृद्धि होती है। परिवहन, संचार और सूचना की टेक्नोलॉजी में क्रांति आती है। जब एक देश दूसरे देश जाकर व्यापार करता है या अपनी सेवाएं देता है तो उससे वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अनुभव और अपने जो मुख्य इन्वेंशन होते हैं उनको वो उस देश तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों में वृद्धि होती है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार का विस्तार होता है। पूंजी भी अंतर्राष्ट्रीय बहाव होता है, यानी एक देश से दूसरे देश की पूंजी जाती है तो उसका भी बहाव बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है और इन सभी साधनों का उसमें विस्तार होता है। अब हम इसको सरल शब्दों में पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ, जैसा कि अभी हम पढ़ ही चुके हैं, लगभग वही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम एक दूसरे के पर्यायवाची, यानी हम इनको किसी भी नाम से जान सकते हैं। इसका अभिप्राय ऐसे निगम या कंपनी से है जो एक देश या अधिक देशों में फैली रहती हैं और इनका उत्पादन और सेवाएं उस देश के बाहर भी होता है तथा वह जन्म लेती हैं। IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो अनेक देशों में कार्य करता है। यानी इसमें क्वेश्चन बन कर सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में कार्य करता है, उन देशों में अनुसंधान, विकास और निर्माण का कार्य करता है, जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है, जिसका स्टॉक स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है। इस समय विश्व में 40,000 बहुराष्ट्रीय निगम अर्थात 40,000 कंपनियां कई देशों में काम कर रही हैं, जिसके पास विश्व की कुल निजी संपत्ति का 1/3 भाग है और जिसकी बिक्री प्रतिवर्ष कितनी है? $60 करोड़ से भी अधिक है। तो ये हमने समझा था वैश्वीकरण के बारे में। अब कुछ कंपनियों के नाम हमको पढ़ना है जो इंटरनेशनल, इसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, यानी
MNC जैसे कोको कोला, सुजुकी, ये सारी जो कंपनियों के नाम जो दिए गए हैं, कितनी कंपनी, 13 कंपनियों के नाम जो दिए गए हैं, ये सारी कंपनी कौन सी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम। अब बहुराष्ट्रीय निगम की हम विशेषताएं पढ़ें कि इन कंपनियों के व्यापार करने से या इन कंपनियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि विपुल वित्तीय संसाधन। ये जो कंपनियां होती हैं कई देशों में काम करती हैं, तो इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है और पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। इस कारण इतनी समर्थ होती हैं संसाधनों के मामले में कि वह किसी भी प्रतिकूल दशा को अनुकूल बना सकती हैं। पहली विशेषता इनकी है। कोष उपयोग क्षमता, इसमें क्या बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम के पास उच्च स्तर की कोष की क्षमता होती है, यानी वो कब सब जगह काम करती हैं तो सभी जगह की जो देशों की राशि होती है, मतलब मुद्रा होती है, उनके पास होती है, तो वो आसानी से अपने उस कोष का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक देश में कोष अर्जित करता है तथा दूसरे कोष को प्रयुक्त करता है। बाह्य पूंजी बाजार तक सहज पहुंच, इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना बहुराष्ट्रीय कंपनी बाह्य पूंजी बाजार तक अपनी सहज पहुंच रखती है, यानी एक देश की कंपनी की तुलना में ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो दूसरे देशों की जानकारी, दूसरे देशों का रहन सहन, दूसरे देशों की मांग और पूर्ति, इन सभी के बारे में उनको जानकारी अच्छे से रहती है, उसी अनुसार उनकी पहुँच भी अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में क्या बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रतिष्ठा विश्व स्तर की होती है, क्योंकि वो सभी जगह काम करती है, इसलिए उसे अपने उत्पाद को बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब जो भी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर जब वस्तुओं को बेचती है तो अपने आप में वो एक ब्रांड बन जाती है, और उस वस्तु जब वस्तु ब्रांड बन जाती है तो उस कंपनी की वस्तुओं को बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। बाजार की पूरी जानकारी, जब ये जो कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों के जो ब्रांचेस हैं अलग अलग देशों में फैली रहती हैं, तो हर देश की उन्हें जानकारी आती है, मार्केट की जानकारी आती है, उसी हिसाब से वो कंपनी वस्तुओं को बनाती हैं लोगों की मांग के अनुसार, है ना। तो इस कारण उनके पास जो भी जानकारी होती है वो नई होती है, टेक्नोलॉजी होती है वो भी नई टेक्नोलॉजी होती है। इस प्रकार उच्च टेक्नोलॉजी की विशेषता, अब ये हमने जो बात करी वही चीज़ आ गई इसमें। बहुराष्ट्रीय निगम के पास आधुनिकतम उच्च टेक्नोलॉजी का ज्ञान होने से वह संबद्ध देशों में शोध एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर सकता है। देखो, जब एक कंपनी अलग अलग देशों में काम करती है तो उसे हर देश की टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, और जो टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है वो उस टेक्नोलॉजी को अपनाती है, और अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाने के कारण उसको उत्पादन में भी आसानी होती है और उसका लागत भी कम आती है। उत्पाद नवाचार, अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वह लागत घटाने के लिए लगातार क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि किस प्रकार वस्तुओं को और अच्छा उपयोगी बनाया जाए, किस प्रकार उसको और अधिक कम लागत में अधिक उपयोगी बनाया जाए। बड़े पैमाने पर उत्पादन, अब ये कंपनियां एक जगह काम नहीं करती, सभी जगह काम करती हैं, इसलिए इनका जो उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर होता है, और जब भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो वहाँ पर लागत वह कम हो जाती है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी थी, जो कि बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताओं के बारे में समझा था। अब हम बहुराष्ट्रीय निगम के लाभ या गुण पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ दो तरीके से हैं, एक तो होता है मेजबान देश को लाभ और दूसरा होता है अपने देश को लाभ। मेजबान देश का लाभ मतलब क्या होता है कि जब कोई बाहर की कंपनी, जैसे कि मान लो यूके की कंपनी, अमेरिका की कंपनी अगर भारत में आती है तो वो भारत कौन सा देश हो जाएगा, मेज़बान देश, है ना। तो मेज़बान देश में उन कंपनियों के आने से क्या क्या लाभ होता है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है विदेशी पूंजी का आगमन। जब विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो अपने साथ विदेशी पूंजी भी लेके आती है, तो इससे क्या होता है, विकासशील देश में तेज़ी से औद्योगिकरण के लिए अत्यधिक पूंजी, जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील का मतलब जो विकसित नहीं है, गरीबों की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर ये जो कंपनियाँ आती हैं उस देश को पूंजी प्रदान करती हैं, और वहाँ पर औद्योगिकरण तेज़ी से होता है, और जब औद्योगिकरण तेज़ी से होता है तो उस देश को आर्थिक विकास करने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है उन्नत टेक्नोलॉजी। विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में तकनीकी का बहुत कमी है,
जो भी तकनीक हम अपनाते हैं वो पुरानी होती है, जिसके अपनाने से समय और धन की बर्बादी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये कंपनियां भारत जैसे देश में आती हैं तो अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजी को भी लेके आती हैं और उन टेक्नोलॉजी का ज्ञान उस देश को कराती हैं जहाँ पर ये कंपनियां अपना उद्योग या धंधा स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम उन देशों को, यानी जहाँ पर ये कंपनियां व्यापार करती हैं, उन देशों को उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती हैं, परामर्श भी देती हैं, जो मशीनों के संबंध में जानकारी देती हैं कि किस प्रकार इसका उपयोग करके गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही निरंतर शोध और अनुसंधान की सहायता से आविष्कार और नवाचार में प्रोत्साहन देते हैं। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे रोजगार के अवसरों का सृजन। रोजगार के अवसरों का सृजन, जैसे कि जिस देश में जो कंपनी उद्योग धंधे स्थापित करेगी तो वहाँ पर उस कंपनी में कार्य करने वाले मजदूरों की आवश्यकता होती है, यानी बेरोजगार लोगों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर वो अपने यहाँ से काम करने वाले व्यक्तियों को नहीं लाएगी, जिस देश में वो काम कर रही है वहाँ के व्यक्तियों को वो रोजगार देगी। इस कारण इन कंपनियों के आने से रोजगार का निर्माण होता है और बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है। इसके बाद हम समझें विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय में क्या समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मेजबान देशों की सहायता करती है। इस प्रकार मेजबान देश के भुगतान के असंतुलन की समस्या हल हो जाती है। इसमें ये बताया गया है कि जो विकासशील देश होते हैं वो गरीब रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने उपयोग की वस्तु बाहर से मंगवाते हैं और जिससे क्या होता है, उन पर कर्जा ज़्यादा हो जाता है। तो कर्जा कम करने वो क्या करती हैं, उद्योग स्थापित करके ऐसी वस्तुओं को बनाती हैं जिससे वह देश उन वस्तुओं का निर्यात कर सके, यानी अपने देश की वस्तु दूसरे देश में बेच सके, जिससे जो कर्जा है यानी जो भुगतान असंतुलन की जो समस्या है उन समस्याओं से कहीं हद तक उससे छुटकारा मिल सके। प्रबंधकीय क्रांति। मेजबान देशों में बहुराष्ट्रीय निगम पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन देती है, यानी जो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी के जो MC रहते हैं, जैसे CACS जो रहते हैं, तो उन तरह के बिजनेस को या उस तरह के पेशों को प्रोत्साहन देती हैं। वे आधुनिक प्रबंधन तकनीक को अपनाते हैं, प्रशिक्षित प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम मेजबान देशों में तकनीकी ज्ञान का आधार, मतलब तकनीकी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं और तकनीकी ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायक होती हैं, जिससे मानवीय संसाधनों का विकास होता है। मानवीय संसाधन मतलब कौन से आ गए, प्रबंधक, जो कि व्यक्ति होते हैं जैसे जो बिजनेस के बारे में ज्ञान रखते हैं, जो आजकल जो नए नए कोर्सेस आ गए हैं बिजनेस को समझने के लिए, उनकी वो नियुक्ति करते हैं और उनको नियुक्ति करने के साथ साथ उसमें उस संसाधन को बढ़ावा देने पर भी प्रोत्साहन देती हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोष। देखो, जहाँ पर हर कंपनी के दोष होते हैं तो वहाँ पर कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो कुछ कमियाँ कौन कौन सी हैं उसको हम समझ लें। सबसे पहली कमी है पुरानी टेक्नोलॉजी का व्यय। ये जो कंपनियां होती हैं, जो विदेशी कंपनियां रहती हैं, जिस देश में स्थापित होती हैं, तो जिस देश में स्थापित है वो पहले से गरीब है, उसको किसी भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करती हैं, ये कंपनियां अपनी जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उनकी खुद की, उस पुरानी टेक्नोलॉजी को वो प्रदान करती हैं उस देश से, जिससे नई टेक्नोलॉजी प्रदान नहीं करती हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी से विकासशील देशों को प्रदान करती हैं। घरेलू उद्योगों का विकास अवरुद्ध। इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई बाहर की कंपनी देश में आकर व्यापार करती है तो उस देश में, जिस देश में जो पहले से ही कम उद्योग धंधे स्थापित हैं, जो उसी देश के हैं, यानी घरेलू उद्योग जिसको बोलते हैं, तो उन उद्योग धंधों का क्या होता है, विकास रुक जाता है इन कंपनियों के आने के कारण क्या होता है, इन कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी, अच्छी वाली टेक्नोलॉजी रहती है जिससे उत्पादन करने में उन्हें एक तरह से सरलता भी होती है और लागत भी कम होती है। इस कारण वो अपनी वस्तुओं को सस्ते दाम में बेचते हैं, लेकिन उद्योग धंधों के पास टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण उनकी वस्तुएं महंगी होती हैं, तो इस कारण उनका उद्योग धंधा एक तरह से रुक जाता है या बंद हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि उद्योग धंधों के विकास को अवरुद्ध करती हैं। बाजार पर अधिकार। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण और कम रेट के कारण पूरे बाजार पर अपना अधिकार जमा लेती हैं।
प्रतिस्पर्धा समाप्ति, क्योंकि घरेलू उद्योग जो रहते हैं उनसे कंपटीशन नहीं लड़ सकते। कारण क्या है, एक तो पूंजी की उनके पास कमी रहती है, टेक्नोलॉजी कमी रहती है, और इस कारण उनकी जो प्रतिस्पर्धा होती है वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। इस कारण ये कंपनियां क्या करती हैं कि शुरू में तो वस्तुओं की जो प्राइस होती है वो कम मूल्य पर देती हैं, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ता है कि उस देश के बाजार पर उनका अधिकार जम गया है, फिर वो अपनी वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देती हैं और मनचाहे जो कीमत है वो वसूल करती हैं। उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने से के बाद यानी जब उसके कॉम्पिटिटर में कोई रहता नहीं है उन कंपनियों के, तो वो जो भी वस्तु बनाती हैं उन वस्तुओं की कीमत क्या होती है, बढ़ा देती हैं और गुणवत्ता घटा देती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के साथ शोषण होता है। और बनावटी विज्ञापन और बनावटी प्रदर्शन से यानी जो एडवर्टाइज आते हैं उन एडवर्टाइज के माध्यम से जो उपभोक्ता होते हैं उनको एक तरह से आकर्षित करके उन वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षण करती हैं, जिससे क्या होता है, एक तो उपभोक्ताओं का नुकसान भी होता है और शारीरिक शोषण भी होता है। इसके बाद वित्तीय संसाधनों का देश के बाहर जाना, जिस देश में ये कंपनियां काम करती हैं तो उस देश के संसाधनों का उपयोग करती हैं और उन संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करती हैं, जिससे उस देश के अन्य उद्योगों को या देश के लिए नुकसान होता है। जैसे कि मेजबान देश से काफ़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन, लाभांश, रॉयल्टी, तकनीकी शुल्क, ब्याज, लाभ आदि के रूप में विदेशी निवेशक को चले जाते हैं, तो इससे देश को एक तरह से नुकसान होता है। अनुचित व्यापार व्यवहार, इसमें हम क्या समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम अनुचित व्यापार व्यवहारों का सहारा लेते हैं, जैसे भविष्य में बाजार हथियाने की चालाकी करना, झूठे और बनावटी विज्ञापन की सहायता से अपने उत्पादों को बेचना। और ये जो कंपनियां होती हैं राजनीतिक यानी देश के जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें भी अपना हस्तक्षेप करती हैं, मुद्रा में भी हेरा फेरी करते हैं, यानी कई और संसाधनों का अनुचित शोषण करती हैं। तो इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं या कई हम इसको मान सकते हैं टॉपिक्स हैं जिसके मालूम पड़ा है या बताया गया है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के लिए अहित होती हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना या अपने लाभ को बढ़ाना रहता है, जिससे वो अपने देश के घरेलू संसाधनों का भी उपयोग करती हैं और घरेलू संसाधनों का उपयोग करके वहाँ के देश के जो स्वयं जो सकल घरेलू मतलब जो घरेलू उद्योग हैं जो देश में खुद के द्वारा स्थापित किए हैं उस देश की पहचान के जो उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार इसमें बताया गया है बहुराष्ट्रीय निगम के दोष।